बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 4 कर रहे थे, जो हमारे पास स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड है, उसका हम सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि यील्ड क्या होता है। ठीक है, यील्ड से मुराद है कि जैसे हमारे पास हम फसल उगाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होगी उस प्रोडक्ट को हम क्या करें स्टूडेंट्स, यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की प्रोडक्ट है, एक थ्योरेटिकल और एक एक्चुअल। अब इसमें आपको समझ आनी चाहिए क्या डिफरेंस है। थ्योरेटिकल क्या होता है? थ्योरी, किताबें, लिखी पढ़ी बात। ठीक है, यानी कि वो बात जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं, सिर्फ वो बुक्स के अंदर लिखी है, हकीकत कुछ और होती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड अगर हम पहले डिफाइन करें, वो मैंने नीचे लिखी बेसिकली डेफिनेशन। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? कैलकुलेटेड। जो हम कैलकुलेट करेंगे हमें हासिल नहीं होगी, असल में हमने सिर्फ वो जरब जमा तफरीक करके उसको हासिल करना है। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे हमने अपने प्रीवियस सैंपल प्रॉब्लम्स के अंदर किया था स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे, वो हमारे पास कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। फिर उसका हम मैथ्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। फर्क क्या है इसमें? ऑब्टेन्ड है जो हमें असल में हासिल होगी, ये जबकि कैलकुलेटेड है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम दो चीजों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट असल में हम उसका वेट करेंगे, मैथ्स निकालेंगे, वो हमारे पास कहलाएगी एक्चुअल यील्ड, हकीकी प्रोडक्ट। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल सिर्फ कैलकुलेट की जाएगी, थ्योरेटिकल। ठीक है, जबकि असल वाली हमेशा इससे स्टूडेंट्स क्या होती है, कम होती है। क्यों? थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर हमने कोई लॉस मद्देनजर नहीं रखा होता, ये मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि हमने सारे का सारा अपना जो रिएक्टेड है वो प्रोडक्ट में क्या कर दिया होता है, कन्वर्ट कर दिया होता है। इसलिए जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये मैक्सिमम होती है, जबकि एक्चुअल जो है वो हमेशा इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होती है। अब एक्चुअल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने से क्या मुराद है? अब खुद सोचे, जब आप और मैं रिएक्शन कर रहे हैं, मैंने एक ए और बी का रिएक्शन करवाना था एक बीकर के अंदर, पहले मेरे पास ए अलग से मौजूद है और बी अलग से मौजूद है, मैंने ए और बी डाल उठा के दोनों बीकर में डाले, लेट्स सपोज। अब आपको पता है ए भी कुछ ना कुछ अपने बीकर के साथ लग जाएगा, बी भी कुछ ना कुछ अपने बीकर के साथ लग जाएगा, तो ए और बी की तादाद जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये जो थ्योरी के मुताबिक है उसकी निस्बत कुछ ना कुछ कम हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ बाकी जो फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं कि हम जो प्रोसेस करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन करें या फिर हम डिस्टिलेशन करें। ठीक है, डिस्टिलेशन की वजह से हम चीजों को सेपरेट करें, हमें कोई चीज वॉश करनी पड़ जाए, जो क्रिस्टल्स होते हैं समटाइम उन्हें हमें वॉश करना पड़ जाता है, फिर हम उन्हें ड्राई करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इटसेल्फ इज प्रोसेस। अगर ये सारे प्रोसेस प्रॉपरली ना किए जाएं तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या होगी, कम। बेध्यानी में काम करे, इधर से डाला उधर से डाला, कुछ छींटे बाहर गए, गिर गए, कुछ बीकर से बाहर वैसे गिर गए, कुछ पुराने वाले बीकर में रह गया। ठीक है, अगर ये काम प्रिसाइजली हम लैब में वर्क ना करें तो हमारी एक्चुअल यील्ड हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड, एक ना केमिस्ट्री में बड़े मजे की बात है कि ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, ये मे बी खुद ही हीट होके कोई नया रिएक्शन इसने शुरू किया और ये कोई साइड पे एक रिएक्शन चलाया और ये ई बना रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ रिएक्टेंट, कुछ रिएक्शन माइट टेक पार्ट इन कंपीटिंग साइड रिएक्शन, उन्होंने दरमियान से अपना ही अलग से रिएक्शन चलाया होगा, जिसको कहते हैं ना हम अपना काम में लगा, इन्होंने अपनी पसूड़ी डाली है, बी ने जो है ना अपना अलग से काम साइड रिएक्शन स्टार्ट किया हो। जब डेफिनेटली बी इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो सारे का सारा बी इसमें नहीं जाएगा, तो जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो हम साइड रिएक्शन को ज़हन में रखते ही नहीं, तो जो थ्योरेटिकली हमें यील्ड मिल रही होगी उसकी निस्बत एक्चुअल यील्ड बहुत क्या होगी, कम होगी स्टूडेंट्स। किस वजह से? साइड रिएक्शन की वजह से। थर्ड जो चीज है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाते हैं
और प्रोडक्ट वापस क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट हमेशा वापस आ रहे होंगे, ये बेशक आगे जा रहे हैं वो पीछे आ रहे हैं, तो एक्चुअल जो यील्ड है वो कम होगी जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बीइंग केमिस्ट हम आप और मैं दो केमिस्ट है ना, तो कौन सा अच्छा केमिस्ट होगा, जिसकी परसेंट यील्ड क्या होगी ज्यादा, मतलब जो रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करता होगा। इंडस्ट्री में ये चीज बड़ी जेन में रखी जाती है, जैसे शुगर बनाना है, शुगर बनाते हैं ना हमारे पास शुगर कैन से, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड जिसकी ज्यादा होगी वो उसी को प्रेफर करेंगे जी, हाँ जी फलां जो केमिस्ट हैं या फलां जो साइंटिस्ट हैं इनकी एक्चुअल यील्ड ज्यादा होती है, जबकि ये जो मेरे जैसे नाकिस किस्म के लोग होंगे उनकी एक्चुअल यील्ड वहां पे क्या होती है, कम होती है। क्यों, वो बेध्यानी में काम करते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, उनके काम करने की एफिशिएंसी में फर्क हो सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके से चीजें लॉस हो सकती है। तो परसेंट यील्ड देखी जाती है, क्या देखी जाती है, परसेंट यील्ड। जैसे हमारे परसेंट मार्क्स होते हैं ना, जितने हमने मार्क्स लिए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी परसेंटेज होती है। इसी तरह केमिस्ट्री में एक्चुअल यील्ड ऊपर स्टूडेंट्स, जो कि रिएक्शन करके हम हासिल करेंगे फिर उसका मैथ मेजर करेंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यील्ड होगी, एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी यील्ड आ जाएगी, परसेंट यील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो जिसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी वो ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन होगा, ज्यादा एफिशिएंट वर्कर्स होंगे, जिनकी कम होगी वो कम एफिशिएंट होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके जो सैंपल प्रॉब्लम्स होंगे ना, एक्चुअल यील्ड वो हमें देगा, थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जैसे हमने पिछले सारे अपने सैंपल प्रॉब्लम्स के अंदर किया। एंड पे हम उसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वो हमारे पास परसेंट यील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू आ जाएगी। इससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम 4.20 कि एस्प्रिन हमारे पास, जिसको हम डिस्प्रिन भी कहते हैं, इसी तरह इसका ना बेसिकली फार्मूला ये एस्प्रिन का, ठीक है। C9H8 और O4 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैलिसिलिक एसिड, जिसका फार्मूला है C7H6 और O3, इसको हीट करते हैं। इसका मोलर मास लिखा हुआ है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि हम सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जिसका फार्मूला C4H6O3, इन दोनों को हीट करते हैं तो ये हमें एस्प्रिन मिलती है। क्या मिलती है, एस्प्रिन, ठीक है। ये उसने रिएक्शन लिख दिया, इसकी लंबी चौड़ी तमीर बानी, इन दोनों का मोलर मास उसने हमें बता दिया, इसका मोलर मास 138.12 और ये जो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका मोलर मास 163.93, ये सैलिसिलिक एसिड, ये आपने नीचे लिखना है, ठीक है। और ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। ये दो हीट करते हैं तो एस्प्रिन मिलती है, साथ में हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। खैर, वो कहता है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एस्प्रिन। एक तो थ्योरेटिकली एस्प्रिन की यील्ड मालूम करें, यानी कि जो हम ये सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो वाली। ये उसने एस्प्रिन का मोलर मास दे दिया 180.16 ग्राम पर मोल, ठीक है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसके 3 ग्राम, इज हीटेड विद 6 ग्राम ऑफ C4H6O3, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के 6 ग्राम और इसके 3 ग्राम आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्प्रिन कितनी बनेगी, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स आपको स्टेप्स याद होंगे। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम सैलिसिलिक एसिड देखिए, उसके है 3 ग्राम मास और डिवाइड बाय उसका मोलर मास है 138.12, 0.022 मोल्स बनेंगे जो मौजूद हैं सैलिसिलिक एसिड के स्टार्ट में 0.022 मोल्स हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, जो हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है, उसका मास है 6 ग्राम। ये 6.00 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3.00 लिखा हुआ है एक्यूरेसी के लिए। केमिस्ट्री में जब हम सैंपल मेजर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट्स इतने कॉस्टली होते हैं, चीजें इतनी कॉस्टली होती हैं कि मिलीग्राम में मिलती है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट होगा। जैसे अगर 50 मिलीग्राम है ना तो 50.00 ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे हमें चीजें मिलती हैं। खैर, इसके 6 ग्राम को इसके मोलर मास से हमने डिवाइड किया तो ये बना 0.037 मोल बन गए, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने देखना होता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, किसकी मदद से कम प्रोडक्ट बन रही होती है।
उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोडक्ट होती है। देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि सैलिसिलिक एसिड का भी 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, तो 1 1, एस्पिरिन का भी 1, सैलिसिलिक एसिड का भी 1। अब एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड कितना 0.022, जब 1 यहाँ पे 1 हो तो दोनों साइड्स पे 0.22 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो एस्पिरिन के भी कितने बनेंगे 0.022 बनेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जबकि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी भी कहती है कि अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 बनेगा, लेकिन इसके एक्चुअल में 0.037 है, तो उसमें से अगर क्योंकि ये 1 1 है तो दोनों साइड से 0.37 से मल्टीप्लाई, तो 0.37 एस्पिरिन बननी चाहिए, लेकिन ये कहता है इतनी एस्पिरिन बनेगी, ये कहता है इतनी एस्पिरिन बनेगी। इसका मतलब है ये एक्सेस बता रहा है, एंड पे थोड़ा सा एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। एस्पिरिन कितनी बनेगी, जितनी हमारे पास सैलिसिलिक एसिड कह रहा है कि 0.022, यानी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये वाली नहीं बनेगी हमारे पास, ये वाली बनेगी। अब ये है इसके नंबर ऑफ मोल्स, हमें चाहिए एस्पिरिन का मैस, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। ये बड़े वाला एम इधर आके जरब होगा तो मैस बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये वाला फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कितने बने 0.022 एस्पिरिन के, मल्टीप्लाई एस्पिरिन का मोलर मैस, ये उसने यहाँ पे दिया 180.16, मल्टीप्लाई किया तो 3.96 ग्राम एस्पिरिन एक्चुअल में, सॉरी थ्योरेटिकली क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ओके, अब एक्चुअल यील्ड उसने हमें दी हुई कि कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एस्पिरिन व्हेन एक्चुअल यील्ड इज 3.15, तो वो क्या कहता है इसकी परसेंट यील्ड भी बतानी है। क्या बतानी है, परसेंट यील्ड भी हमने बतानी है। तो परसेंट यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल है 3.15, एक्चुअल हमेशा उसने हमें प्रॉब्लम के अंदर बताई होगी, और थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट की 3.96 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 71.97 एफिशिएंट है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास इतने परसेंट यील्ड हमें हासिल हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टॉपिक परसेंट यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड कंप्लीट हुआ। होप सब लोगों को ये चीज समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस चैप्टर के जितने भी हमारे पास क्विक चेक्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।